अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी मात्राओं को उर्दू में कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे और हिंदी मात्राओं के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ आता है, आज बिल्कुल डिटेल के साथ अलग अलग करके हम आप लोगों को समझाएंगे। इसलिए कि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि हिंदी मात्रा के छोड़ करके आप हिंदी में कोई भी शब्द नहीं लिख सकते। कोई भी शब्द हिंदी का अगर आपको लिखना होगा तो बगैर मात्रा के आप नहीं लिख सकते हैं, बल्कि मात्रा ज़रूर मिलाना होगा। उसी तरीके से उर्दू हम लिखते हैं, उर्दू में लफ्ज़ कोई लिखते हैं तो उस उर्दू लफ्ज़ को लिखने के लिए हमें उर्दू मात्राओं को भी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, इसलिए हम आज के इस वीडियो में हम हिंदी मात्राओं को उर्दू में कौन सा हर्फ आता है, कैसे उसको लिखते हैं, हम आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ज़हन में बैठा लीजिएगा, तब आप जो है हिंदी के किसी भी लफ्ज़ को या उर्दू के किसी भी लफ्ज़ को लिखने में 1% भी आपसे गलती नहीं हो सकती। ये मेरा पक्का वादा है और ये मेरा 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इन मात्राओं को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं कि उर्दू में हिंदी में किस तरीके से मात्रा आता है और उर्दू में उस मात्राओं के लिए कौन कौन सा हर्फ आता है, तो आप पक्का यकीन मानिए कि आप कहीं भी किसी भी हिंदी शब्द को या उर्दू लफ्ज़ को लिखने में एक भी अक्षर की गलती आपसे नहीं हो सकती। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी एक प्यारा सा कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मात्राओं का उर्दू रूप, यानी हिंदी मात्राओं में यहाँ पे मात्रा दिए हैं पहले खंड में, ये दूसरे खंड में इसके लिए उर्दू में कौन सा हर्फ आता है ये दिया हूँ, और तीसरे खंड में जो है हिंदी का शब्द लिखा हूँ, वो मात्रा वाले शब्द हिंदी का लिखा हूँ और उसी शब्द को उर्दू में जो है उसी शब्द को उर्दू में लिखा हूँ कि उसके लिए उर्दू में कौन सा हर्फ आएंगे। ठीक, तो पहले खंड में मात्रा, दूसरे खंड में इस मात्रा के लिए जो उर्दू में हरूफ आता है वह हरूफ लिखा हूँ और तीसरे खंड में इन मात्राओं से मिला हुआ हिंदी शब्द लिखा हूँ और चौथे खंड में इन्हीं मात्राओं से मिले हुए उर्दू लफ्ज़ लिखा हूँ। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करके एक एक को अलग अलग करके हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये है आकार है, इसको आकार कहते हैं। तो ये आकार वाला मात्रा है, इसके लिए उर्दू में 2 हर्फ आता है। उर्दू में 2 हर्फ आता है, एक अलिफ आता है और दूसरा जो है इसको जो देख रहे हैं ये है मद, ये मद आता है। तो अलिफ आएगा आकार के लिए, अगर अलिफ ना आए तो मद ज़रूर आएगा, नहीं तो अलिफ ज़रूर आएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही आएगा एक वक्त में। ठीक, जैसे अब दोनों की मिसाल देखते हैं। जैसे हिंदी वर्ड ये यहाँ पे लिखा हूँ, क आकार का अल्लाह काल, ये काल है तो ये क के बाद आकार है लगा हुआ है। ठीक, आकार लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए काफ अलिफ ज़बर का, ये काफ अलिफ है और ये लाम है, तो काफ अलिफ से मिलकर के का और लाम से ल तक काल हो गया। ये आकार के लिए अलिफ आया तो अलिफ यहाँ पे ये काल लिखा हूँ, तो क के बाद ये काफ, क के लिए काफ आता है तो काफ के बाद अलिफ मैंने लिख दिया आकार के लिए। ठीक, तो ये हो गया अलिफ की मिसाल। और ये मद की मिसाल देखते हैं कि मद कहाँ पे आता है। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है, आसान तरीका यह है कि जिस हिंदी शब्द में ओ आए, ठीक, ओ, सिर्फ ओ आए, ठीक, और ओ के साथ आकार लगा हुआ हो, तो उसके लिए उर्दू में अ के लिए अलिफ आता है और उसी अ के साथ आकार लगा हुआ है तो उस आकार के लिए अलिफ के ऊपर मद आएगा। नहीं तो बाकी अ को छोड़ करके जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो व्यंजन हो या चाहे वो स्वर हो, कि जितने भी अक्षर हैं उन सभी के लिए आकार, उन सभी शब्द में अगर आकार लगा हो तो उन आकार के लिए जो है ये मद नहीं आएगा। मद सिर्फ उसी वक्त आएगा जब अ हिंदी शब्द में अ लगा हो और अ के साथ में आकार आया हो, तब उसी के लिए
अ के लिए अलिफ दे देंगे और आकार के लिए मद दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्या, ये आम, ये अ आकार आम है, तो ये अ के लिए यहाँ पे अलिफ मैंने दे दिया और ये आकार जो है आकार के लिए हमने ऊपर में अलिफ के ऊपर में मद दे दिया। ठीक, तो ये हो गया अलिफ मद जबर मीम आम, ये हो गया आम। ठीक, एक होता है आम। आम इस तरीके से हम लोग उर्दू में लिखते हैं, आयन अलिफ और मीम, आम। तो ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये आम जो है ये फल का नाम है जो सभी फलों का राजा है। ठीक, सभी फलों का राजा कौन है? आम है। तो ये आम का माना जो खाया जाता है, और ये आम जो ऐन से लिखा हूँ इसका मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। आम का मतलब बहुत सारे होता है। तो जब ये मुराद होगा बहुत सारे, तो उस वक्त जो है क्या है, मद नहीं देंगे बल्कि सिर्फ अलिफ लिखेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं हर्षई। ये है हर्षई। हर्षई के लिए ये जेर आता है। ये मैंने लकीर खींचा है, लकीर, ये लकीर खींचा। मान लीजिए कि ये लकीर के नीचे जेर होता है। जेर क्या होता है? नीचे होता है और ज़बर ऊपर होता है। ठीक, तो इसीलिए इस पहचान के लिए लकीर खींच दिया हूँ और इसके नीचे दिया हूँ जेर। नीचे, चूँकि जेर नीचे आता है इसलिए यहाँ पे नीचे दे दिया हूँ इसको, ताकि आपको आसानी से पहचान में आ जाए। तो ये है जेर। तो हर्षई के लिए क्या आता है? सिर्फ जेर आता है। हर्षई के लिए सिर्फ जेर आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये है किताब, तो क में हर्षई लगा है किताब, तो यहाँ पे लिखा है क के नीचे जेर दिया हूँ की, ते अलिफ से ता और बे से ब, किताब। तो यहाँ काफ के नीचे जेर दिया हूँ। ठीक, तो अब एक बात और समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि उर्दू में ज़बर जेर पेश, इसको हरकत कहते हैं। ज़बर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत जमा हो गया और हरकत वाहिद हो गया, हरकत सिंगुलर हो गया और हरकत प्लूरल हो गया। तो ये ज़बर जेर पेश जो होता है वो उर्दू में लिखा नहीं जाता है बल्कि पढ़ा जाता है। उसको पढ़ेंगे ज़रूर, अगर ज़बर हो तो ज़बर पढ़ना होगा, अगर ज़ेर जहाँ पे लगने वाला हो तो ज़ेर पढ़ेंगे, और पेश जहाँ पे लगने वाला होगा पेश पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मात्राओं के लिए उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लिखेंगे नहीं, लिखने के वक्त नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ने के वक्त उसको पढ़ेंगे। तो हमने जो है ज़बर ज़ेर पेश सब दे करके आपको समझाने के लिए दे दिया है, ताकि आप इस तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन जब आप लिखेंगे हैं, जब आप किताब लिखेंगे तो किताब लिखने के बाद ये ज़ेर नहीं देंगे, सिर्फ काफ ते अलिफ बे दे देंगे तो किताब हो जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तो किताब पढ़ेंगे। ठीक, किताब नहीं पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। इसलिए कि जेर है हर्षई के लिए, तो हर्षई के लिए जेर है तो इसको जेर ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे जेर नहीं। ठीक, ये है दीर्घई, ये है दीर्घई। अब दीर्घई के लिए जो है ये और प्लस जेर, ये जेर है, ये लकीर है, लकीर के नीचे जेर दे दिया, तो जेर और साथ में प्लस दिया हूँ, साथ में ये आता है। ठीक, और ये दिया हूँ, तो ये दिया हूँ आपको पहचानने के लिए। लेकिन जब लिखने के वक्त जब लिखेंगे, शब्द बनाएंगे, जब लफ्ज़ उर्दू का लिखेंगे, तो उस लफ्ज़ में ये की क्या है, शक्ल इस तरीके से हो जाएगी, ये गोल की तरह और दुगो नीचे नुक्ता हो जाएगा। तो इस तरीके से लफ्ज़ लिखने के वक्त इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको अलग लिख करके बता दिया है कि इस तरीके से ये आता है, लेकिन जब लिखेंगे तो ये दो नुक्ता वाला है, ये लिखेंगे। ठीक, तो ये दीर्घई है। दीर्घई के लिए क्या आता है, जेर और साथ में ये आता है। ठीक, जैसे हम देख लीजिए, ये है व, ये है की और ये है ल, वकील। अब वकील में क के बाद जो है हर्ष दीर्घई आया है, तो अब दीर्घई के लिए देखिए, ये है व काफ, ये काफ हो गया, ये हो गया, ये जेर हो गया, ये क के लिए काफ आ गया और दीर्घई के लिए जेर और ये आ गया, तो ये हो गया वकील। ठीक, तो अब वकील है, तो अब वकील लिखेंगे तो ये जेर को नहीं लिखेंगे बल्कि ये को हरूफ, ये हुर्फ है ना, तो हर्फ को लिखेंगे लेकिन हरकत को नहीं लिखेंगे। ठीक, पढ़ेंगे ज़रूर लेकिन लिखेंगे नहीं। हमने सभी में दे दिया है, हरकत को दिया है, ज़बर जेर पेश को दे दिया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं दिया है, समझाने के लिए दिया है, लेकिन उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, लिखना है बगैर ज़बर जेर पेश के। ये है हर्षऊ। हर्षऊ के लिए जो है ये पेश है, इस तरीके से ये पेश है। हर्षऊ के लिए पेश आता है, जैसे ये हमने लिखा है क हर्षऊ, कु आधा तो पूरा तो आकार, कुत्ता, तो कुत्ता में ये जो है काफ ते अलिफ, ये क्या है, काफ पर पेश दिया हूँ, तो ये पेश दिया हूँ, तो इसको पेश पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, कु पढ़ेंगे, कु। ठीक, तो कुत्ता इस तरीके से लिखा जाएगा, तो पेश पढ़ना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यह है दुर्गऊ।
यह है दुर्गौ। दुर्गौ के लिए क्या आता है? पेश और साथ में वाव आता है। जैसे हिंदी में लिखा हूँ कबूतर, तो ये ब दुर्गौ है, ब में दुर्गौ मिला है, तो यहाँ पे लिखा हूँ काफ बे वाव ते रे। तो बे के बाद जो है पेश दिया हूँ और बे के ऊपर पेश दिया हूँ और साथ में वाव भी दिया हूँ, तो इसको पढ़ेंगे कबूतर। तो कबूतर लिखेंगे तो पेश नहीं देंगे, सिर्फ वाव दे देंगे, लेकिन पढ़ेंगे पेश बा पर, बे पर पेश पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से कबूतर लिखा जाता है। यह है एकले। अब एकले के लिए जो है उर्दू में क्या है? जेर और प्लस ये आता है, ये लंबा वाला ये आता है, लेकिन इसको लिखेंगे तो ये की ये गोल ये और ये लंबा ये, दोनों की लिखावट जो है लफ्ज़ में एक ही जैसे लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे अगर आखिर में एकले आए तो वहाँ पे देंगे बड़ी ये, और अगर दीर्घई आए आखिर में तो उसके लिए गोल ये देंगे, पूरा का पूरा गोल ये देंगे, और जहाँ पे एकले आएगा आखिर में तो उसके लिए पूरा का पूरा लंबा ये देंगे। लेकिन बीच में आए चाहे शुरू में आए तो दोनों की शक्ल लंबा ये और गोल ये की शक्ल एक ही जैसी होगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो जेर और प्लस ये लंबा ये एकले के लिए आता है। जैसे ये है केला, क पर एकले है, इसी तरीके से यहाँ पे है काफ के नीचे जेर दे दिया और जेर के साथ ये हमने क्या है डाल दिया, तो ये हो गया केला। ये है डोले, ये है दोले। अब दोले के लिए जो है ज़बर आता है और साथ में ये आता है। इसमें अंतर क्या है? एकले में अंतर ये है कि इसके एकले के लिए जेर पढ़ेंगे, देंगे ये, लेकिन उससे पहले जेर पढ़ेंगे, उससे पहले वाले हर्फ पर जेर पढ़ेंगे, और दोले में ज़बर पढ़ेंगे। बस यही अंतर है, एकले में जेर पढ़ेंगे और दोले में ज़बर पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा दोले हो जाएगा, ज़बर पढ़ेंगे और जेर पढ़ेंगे तो एकले हो जाएगा। ठीक, तो ज़बर प्लस ये देंगे। जैसे ये है कैफ, क के ऊपर दोले है तो ये है कैफ, तो आप कैफ लिखेंगे। देखिए काफ के ऊपर ज़बर दे दिया और ज़बर के साथ ये मैंने ये लिख दिया, तो ये हो गया कैफ, ये हो गया कैफ। ये है आकार, ये जो है ये दिया हूँ, ये आकार, और आकार के ऊपर एकले है, आकार के ऊपर एकले है, तो ये आकार एकले हो गया। तो आकार एकले के लिए पेश और प्लस क्या आता है? वाव आता है, पेश प्लस वाव आता है। जैसे मैंने लिखा है लोटा, लॉ के साथ आकार एकले है लोटा, तो लॉ के लिए लाम आया उर्दू में, तो लाम पर पेश मैंने दिया और पेश के साथ वाव दिया, तो ये हो जाएगा लोटा पढ़ाएगा, लोटा। ठीक, ये है आकार, आकार के ऊपर दोले है, तो आकार के ऊपर दोले रहेगा तो उसके लिए ज़बर आएगा और प्लस वाव आएगा। ठीक, एकले के लिए आकार एकले के लिए पेश वाव और आकार दोले के लिए ज़बर वाव। जैसे हमने लिखा है दौड़ा, दौड़ा, द के साथ आकार है, आकार पर दोले है तो दौड़ा हो जाएगा। तो ये द के लिए दाल आता है, तो दाल के ऊपर ज़बर दे दिया और ज़बर के साथ वाव दे दिया, तो दौड़ा हो गया। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि जब भी हम लोग उर्दू लिखेंगे तो उसमें ज़बर ज़ेर पेश लिखेंगे नहीं, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक, और पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए ज़बर ज़ेर पेश तीनों की आवाज़ अलग अलग होती है, तो आवाज़ से पढ़ेंगे। ज़बर का जो आवाज़ है उस आवाज़ से पढ़ेंगे तो ज़बर अदा हो जाएगा, ज़ेर की जो आवाज़ है उस आवाज़ से पढ़ेंगे तो ज़ेर हो पढ़ा जाएगा। अगर पेश की आवाज़ जिस तरीके से निकाली जाती है उस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो पेश अदा हो जाएगा। तो ज़बर की आवाज़ कैसे निकालते हैं? तो ज़बर की आवाज़ क्या है? ऊपर की तरह निकालेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरह निकालेंगे। और ज़ेर की आवाज़ जो निकलती है, ज़ेर यहाँ पे है, ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरह होती है, और पेश की आवाज़ जो है मुंह जो है बिल्कुल गोल कर लिया जाता है, तो वो पेश अदा हो जाता है। ठीक, तो ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को, और पेश की आवाज़ जो है गोल होती है, मुंह गोल कर लेंगे तो पेश अदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अदा करना है, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश लिखना नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या है? ये बिंदु है और ये चंद्र बिंदु है। दोनों के लिए, ये बिंदु और ये चंद्र बिंदु, दोनों के लिए जो है उर्दू में कौन सा हर्फ आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए बिंदु और चंद्र बिंदु के लिए ज़बर भी आता है, ज़ेर भी आता है, पेश भी आता है। यानी ज़बर भी पढ़ते हैं, ज़ेर भी पढ़ते हैं, पेश भी पढ़ते हैं। इन तीनों में से किसी एक के साथ जो है नून लिखेंगे, नून गुन्ना लिखेंगे। ये नून है, नून पढ़ेंगे कब? ये जब नुक्ता रहेगा बीच में तो ये नून पढ़ेंगे, और जब बगैर नुक्ता के रहेगा, जैसे इसमें नुक्ता नहीं है तो बगैर नुक्ता के रहेगा तो इसको नून गुन्ना कहेंगे। ठीक, तो ये नून है और ये नून गुन्ना है। तो ज़बर ज़ेर पेश में से किसी एक के साथ नून आएगा, नहीं तो नून गुन्ना ज़रूर आएगा। तो अब नून कब आएगा और नून गुन्ना कब आएगा वो हम आगे हम लोग मिसाल में, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अगर देखिए हिंदी शब्द के शुरू में अगर बिंदु आए या चंद्र बिंदु आए शुरू में, यानी पहले अक्षर के ऊपर अगर बिंदु आए या चंद्र बिंदु आए, ठीक, तो
उसको उसके लिए उर्दू में ये नून लिखेंगे, ये नुक्ता वाला नून लिखेंगे। ठीक, ये नुक्ता वाला नून लिखेंगे। और अगर बीच में आए, अगर बीच के अक्षर में अगर ये बिंदु आए और चंद्र बिंदु आए, दोनों में से कोई आएगा बीच अक्षर में हिंदी के, तब उसके लिए भी ये नून ही लिखेंगे। ठीक, और अगर आखिर में आए, जैसे लास्ट अक्षर पर, अगर हिंदी के लास्ट अक्षर पर अगर चंद्र बिंदु आए, ये चंद्र बिंदु आए या बिंदु आए, तो उस सूरत में लास्ट में अगर आए ये बिंदु या चंद्र बिंदु, तो उसके लिए जो है ये नून गुन्ना लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? बीच में हो चंद्र बिंदु या बिंदु, या बिल्कुल पहले हो अक्षर पर, तो उस दोनों के लिए नून आएगा। और अगर आखिर में हो, लास्ट में, अगर लास्ट अक्षर पर अगर बिंदु या चंद्र बिंदु हो, तो उसके लिए नून गुन्ना देंगे। अब तीनों के एग्जाम्पल मैंने लिखा है। जैसे ये कंचा है, कंचा में क के ऊपर, यानी क ये पहला अक्षर है, कंचा ये एक शब्द हुआ हिंदी का, तो इसमें पहला अक्षर क है, क के ऊपर बिंदु है, तो अब इसके लिए जो है नून लाया नुक्ते वाला। यहाँ पे देख रहे हैं नून नुक्ते वाला लाया है, तो ये काफ नून चे अलिफ से कंचा होगा। ये है चोकंदर। तो अब देखिए इस शब्द में क्या है, पहला अक्षर है च, फिर दूसरा अक्षर है क। ठीक, तो क बीच में आ गया ना, तो अब बीच में आ गया, और बीच के क के ऊपर क्या है, ये बिंदु है, बीच में आ रहा है क, और क के ऊपर बिंदु है, तो अब इसके लिए भी ये ये नुक्ता वाला ही नून आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा चे वाउ से चो, ये काफ नून दाल रे से चोकंदर। ठीक, तो ये बीच में नून आ रहा है ना, ये नुक्ते वाला नून हमने दिया है। अब लास्ट में आए, अगर लास्ट अक्षर पर अगर बिंदु या चंद्र बिंदु आए, तो उसके लिए ये नून गुन्ना देंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये गांव लिखा है, गांव हिंदी में लिखा है, ये एक हिंदी शब्द है गांव। तो हिंदी शब्द में गांव में सबसे पहला अक्षर ग है, दूसरा लास्ट में जो है आखिर में लास्ट में व आ रहा है, और व के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो लास्ट में है ना व, और लास्ट में व के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ये लास्ट में चंद्र बिंदु आ रहा है। तो अब इसके लिए उर्दू में लिखेंगे तो नून गुन्ना, यानी बगैर नोकते वाला नून लिखेंगे। जैसे हमने ये गा हो गया, गा अलिफ से गा, वाउ हमजा से ओ, और नून गुन्ना से ऊ, गाऊं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पहले या बीच में अगर बिंदु या चंद्र बिंदु आए, तो उसके लिए उर्दू में नून नुक्ता वाला नून देंगे। और अगर लास्ट में अगर बिंदु या चंद्र बिंदु हिंदी के अक्षर पर आए, लास्ट अक्षर पर, तो उसके लिए उर्दू में क्या लिखेंगे, नून गुन्ना लिखेंगे। ये है ह, अह नहीं है, ये है ह। ह के लिए क्या है, जबर या जेर या पेश आता है, और इसके साथ में ये छोटी हे आता है। ठीक, अब ये छोटी हे की चार शक्लें होती है। जब उर्दू लफ्ज़ लिखेंगे तो चार तरीके से लिखेंगे। ठीक, उर्दू शब्द लिखेंगे और उसमें हे आएगा, हे लिखना होगा, तो हे लिखेंगे चार तरीके से। एक हे इस तरीके से, दूसरे हे इस तरीके से लिखा जाता है, और तीसरी हे की शक्ल इस तरीके से होती है, और चौथे हे की शक्ल इस तरीके से होती है। ये चार तरीके से उर्दू लफ्ज़ में हे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये है अ, ये है तह, अतः। तो अब अतः को लिखने के लिए अलिफ और ये ते दिया और ये हे दिया, तो ये हो गया अतः। तो ये जो है इसमें ये चौथी शक्ल, ये चौथी शक्ल जो है, ये चौथी शक्ल हमने जो है तो हमें दिया है। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने अच्छे तरीके से हिंदी मात्राओं को उर्दू में बिल्कुल आसानी के साथ हम लोगों ने लिखना समझ लिया। प्लीज़ बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, और इसको बिल्कुल हमेशा के लिए दिमाग में बैठा ही लीजिएगा, इसलिए कि मात्राओं के बिना आप हिंदी में से कोई भी छोटा से छोटा शब्द या बड़ा से बड़ा शब्द आप, या छोटा से छोटा शब्द आप नहीं लिख सकते बगैर मात्राओं के। उसी तरीके से उर्दू में भी उर्दू के बगैर मात्राओं के आप उर्दू लफ्ज़ नहीं लिख सकते। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो मेरा मेहरबानी जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं। खुदा आपको सलामत और सुखी और हमेशा हिफाजत में रखे।